हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं डी एंड एफ लॉग और उसमें हम पढ़ रहे हैं 3D श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुण। और सामान्य गुणों में आज हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं याद रखना, 3D श्रेणी जो है वो स्कैंडियम से शुरू होती है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 30 पर जाकर समाप्त होती है और टाइप आपके 21 स्कैंडियम से शुरू होती है। तो अब ये 3D श्रेणी है और इसमें जो आप विन्यास लिखोगे तो 3D और 4s कक्षक आएंगे। उन कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होता है। अंतर कम होने से बाह्य ऊर्जा दिए जाने से और दोनों के अर्थात 4s के और 3D के इलेक्ट्रॉन बारी बारी से निकल जाते हैं और इस प्रकार इसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे Fe का एग्जांपल ले लीजिए। Fe आप जानते हो 26 नंबर पर आता है। मैं लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। याद रखना Fe का 6 इकाई का अंक तो D में 6 चला जाएगा। ये याद रखने का एक तरीका है। इसमें इकाई का अंक इनमें जो भी हो वो D वाले में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब यहाँ 4s और 3D कक्षक है, इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। मैं कह रहा हूं लगभग समान होती है, ठीक है ना। तो इसलिए बाह्य ऊर्जा दिए जाने पर और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल करके और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनती हैं। तो यूं पूछे कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं, तो आप बोलोगे 3D श्रेणी में 4s और 3D कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होता है। अतः जब बाह्य रूप में थोड़ी सी ऊर्जा इनको दी जाती है तो इन दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, फलस्वरूप परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनती हैं। इतनी सी बात आप याद रखना। अब हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो लिखेंगे। हालांकि प्रश्न कभी हमारे एग्जाम में पूछा नहीं है, फिर भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए, उनका नॉलेज होना चाहिए ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम और प्रश्नों को हल कर पाए। तो यहां पहले s इलेक्ट्रॉन, इसमें s कक्षक के जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे हम यहां इनके आगे लगा देंगे। s कक्षक के इलेक्ट्रॉन उनको बोलूंगा मैं s इलेक्ट्रॉन। फिर इनके d कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, मैं उनको बोलूंगा d इलेक्ट्रॉन। तो पहले इन सारों के s के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर इन सारों के d के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर s और d के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो अब याद रखना s में तो इन सारों में क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर s में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ s इलेक्ट्रॉन 2, इसमें एक होता है, इसमें दो आप विन्यास लिखोगे तो पता चलेगा ये कहां से आ रहा है। ये आ रहा है 1s2, 2s2, 2p6 वाले विन्यास से आ रहा है। लास्ट में जाकर देखोगे s में तो आपको यहाँ ये नंबर मिलेगा, वो तो s वाला इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार दो इसमें एक और इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये s का। अब d की बात करता हूं। d में परमाणु क्रमांक के हिसाब से इकाई का अंक देख लेना और यहां इसमें d में 1, क्योंकि 21 में इकाई का अंक 1 है तो d में 1 हो जाएगा। टाइटेनियम 22 नंबर पर है, इकाई का अंक 2 है तो यहां 2 हो जाएगा। इसमें 23 नंबर में इकाई का अंक 3 है तो d में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसमें इकाई का अंक 4 होगा 24 में, लेकिन 4 नहीं, एक s वाला है ना वो d के पास चला जाता है तो यहाँ d के 4 की बजाय 5 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ d के 25 में 5 होंगे, 26 में 6, 27 में 7, 28 में 8, 29 में ध्यान देना 10 हो जाएंगे, 9 नहीं होंगे, 10 होंगे क्योंकि एक s वाला और यहां से और d में चला जाता है तो यहाँ 10 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से याद रखना। अब ये s और d के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनेगी। एक बात आप केमिस्ट्री में पक्की याद रखना, ठीक है ना, पक्की गांठ बांध लेना, वो ये 3D श्रेणी में Mn मैग्नीज एकमात्र ऐसी धातु है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। इसमें +2 से लेकर के और +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो 3D श्रेणी में उस धातु का नाम बताइए जो सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, और वो है मैग्नीज। याद रखना
पहले मैं मैग्नीज की लिख देता हूं। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर 4 निकलेंगे, फिर 5 निकलेंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, 7 तक बन जाएंगी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकलने पर आता है प्लस आवेश, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से और ये अवस्थाएं बन रही है। अब तरीका बता देता हूं याद रखने का। Mn में +7 तक लिखा, तो Fe में और क्रोमियम में साइडों में यहां 6 से शुरू कर देना। जैसे इसका +2 से शुरू करना, +2 +3, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें +4 और +5 और +6 तक आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें याद रखना 1 आ रहा है तो ये +1 से शुरू होगी, 1 और फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6 तक चलेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर वाली यहां 6 लास्ट है तो ये 5 तक आएगी, तो 2, 3, 4 और 5 तक आ जाएगी। इधर भी ये आप याद रखना 5 तक आ जाएगी, तो 2 और 3, 4 और 5 तक आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार आप निकल में जाओगे तो निकल में 2, 3 और 4 तक आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार आप टाइटेनियम में जाओगे तो यहां 2, 3 और 4 तक आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से सबसे अधिक 7 वाली को लेकर 6, 5, 4 और 6, 5, 4 तक यूं करते जाना। इस प्रकार से इसमें याद रखना पहले इसमें 1 दिया है तो पहले 1 आएगी, फिर इसमें 2 आएगी, इसमें 2 ही बनती है, 3 नहीं बनती है, +1 और +2 बनती है। याद रखना एक यहां जिंक वाले में बता देता हूं और एक स्कैंडियम में, इनमें याद रखना है कि स्कैंडियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो S वाले, एक D वाला एक साथ निकल जाते हैं, तो +3 एकमात्र एक ही बनती है। और इधर आपके जिंक में S वाले 2 निकलते हैं, D वाले 10 निकलते नहीं क्योंकि युग्मित है, वो नहीं निकलते, तो 2 निकलते हैं ये वाले, तो सिर्फ +2 बनती है। तो यहां जिंक में एकमात्र ऑक्सीकरण अंक +2 होता है और स्कैंडियम में एकमात्र प्लस ऑक्सीकरण अंक 3 वाला होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं बन जाती हैं, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। स्कैंडियम में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है, क्योंकि स्कैंडियम में जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे S और D के, तो याद रखना D में 0 हो जाएगा। स्कैंडियम में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है, क्योंकि स्कैंडियम में 2 इलेक्ट्रॉन S के और 1 इलेक्ट्रॉन जब D का निकल जाएगा तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था बनने का अर्थ है कि इसके D में 0 हो जाएगा। और D 0 याद रखना रिक्त और स्थायी विन्यास होता है। किसी में D0 विन्यास हो तो उसे रिक्त स्थायी विन्यास कहा जाता है। तो स्कैंडियम में +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, क्योंकि इस स्थिति में इसमें D0 रिक्त स्थायी विन्यास बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जिंक में ध्यान रखना, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर और +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनती है, जो कि सर्वाधिक स्थायी होती है, क्योंकि 2 S के इलेक्ट्रॉन निकल जाने से और D में 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इसमें यहाँ D10 जो कि पूर्ण पूरित विन्यास होता है, और पूर्ण पूरित विन्यास किसी अन्य विन्यास की तुलना में सर्वाधिक स्थायी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हाँ यह प्रश्न यहाँ ये पूछा जा सकता है कि जिंक है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व दर्शाता है, क्यों समझाइए। या फिर यूं पूछा जा सकता है कि जिंक +2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से इसमें D के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और यह पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास होता है, इसलिए जिंक हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। और याद रखना Mn मैग्नीज में सर्वाधिक D में, मैग्नीज में D में सर्वाधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज 25 नंबर पर आता है, तो इसमें D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि सर्वाधिक होते हैं इस श्रेणी में। इस श्रेणी में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैग्नीज के पास होती है, इसलिए मैग्नीज सर्वाधिक 2 से लेकर के 7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। यह बात भी आप ध्यान रखना। और 3D श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर 2 धातुएं ऐसी हैं जो +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसी धातुएं हैं जो +1, देखिए +1
और +1 यानी दो धातुएं ऐसी हैं जो +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। इस श्रेणी में +1 ऑक्सीकरण अवस्था किसी और की नहीं होती है क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अगर हम इन धातुओं के ऑक्साइड बनाएं, ऑक्साइड वो होते हैं जिनके पीछे ओ लगा होता है, हम इन धातुओं के ऑक्साइड बनाएं और फिर उन ऑक्साइडों में इन धातुओं का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें, तो जिस तरफ धातु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा होता है उस ऑक्साइड की अम्लीयता और क्रियाशीलता भी बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने जैसे यूं कहूं कि जैसे Mn का एक ऑक्साइड ये रहा मैग्नीज ऑक्साइड, और दूसरा मैं ले लेता हूं Mn2O3, इसका एक ये ले लेता हूं, ठीक है ना, और इसका एक आपके तीसरा चलो ये ले लेता हूं MnO2, ठीक है ना, एक इसका ऑक्साइड और बना लेते हैं मैग्नीज का, और वो हम कर लेते हैं Mn3 और O7, Mn3O7। ये सारे के सारे इस 3D श्रेणी वाले मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, इनके पीछे O लगा है, धातु के पीछे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तो ऑक्साइड बनते हैं, तो ये ऑक्साइड हैं। और ऑक्साइडों में हम धातु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। जिस धातु का ऑक्सीकरण अंक जिसमें सर्वाधिक आएगा वह उतना ही अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा और उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो याद रखना, यहां ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे x मान करके, तो इसका ऑक्सीकरण Mn का सर्वाधिक आएगा, तो यह सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होगा और उसकी क्रियाशीलता भी सर्वाधिक होगी। इस प्रकार से ये अम्लीय प्रकृति का यहां से यहां तक बढ़ता क्रम होगा और क्रियाशीलता का भी बढ़ता क्रम होगा। तो ये अम्लीय प्रकृति का बढ़ता क्रम है और ये क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। और ये धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइड में जिस धातु का ऑक्सीकरण अंक सर्वाधिक आ रहा है वह धातु उतनी अधिक क्रियाशील होती है, उतनी अधिक अम्लीय होती है। Mn3O7 इसमें सर्वाधिक अम्लीय है जबकि MnO सबसे कम अम्लीय है। इसी प्रकार Mn3O7 सर्वाधिक क्रियाशील है जबकि MnO सबसे कम क्रियाशील है। तो ये सामान्य सी बातें आप ऑक्सीकरण अवस्था पर याद रखना और प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं आपको कि इनमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो याद रखना अपने यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और शून्य ऑक्सीकरण अवस्था जैसे मैं लेता हूं आपके निकल का एक यौगिक कार्बोनिल के साथ, निकल का एक यौगिक कार्बोनिल के साथ NiCO4 ले लेता हूं, NiCO4 जिसे बोलूंगा ये CO कार्बोनिल है जिसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, ठीक है ना। तो CO ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल आप इसे बोलोगे टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और इसमें आप इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे निकल का तो शून्य आएगा। तो कुछ धातुओं के इनके यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें धातुएं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है। यहाँ कार्बोनिल शून्य होता है तो 4 0 0 हो जाएगा, निकल का 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये आपके शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी प्रकार जैसे Fe के साथ CO लिखता हूं 5 वाला, तो इसमें भी Fe 0 अवस्था में आएगा। इसी प्रकार कोबाल्ट के साथ कार्बोनिल लगाता हूं आपके 6 वाला, कोबाल्ट के साथ कार्बोनिल 6 वाला, इसमें भी कोबाल्ट का और शून्य ऑक्सीकरण अंक आएगा। तो याद रखना 3D श्रेणी के कुछ तत्व हैं वो अपने यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, जैसे निकल है, फेरस है, कोबाल्ट है, ये कुछ यौगिकों में और संकुल यौगिकों में, जटिल यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। किसी पदार्थ या अणु अथवा आयन में चुंबकीय गुण और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दो गतियों पर निर्भर करते हैं, या यूं बोलूं चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की दो गतियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और वो गतियां कौन सी होती है इलेक्ट्रॉन की? एक होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और एक होती है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से किसी पदार्थ या अणु या परमाणु या आयन में और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। और चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। कौन से? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ
याद रखना, वे पदार्थ या वे अणु या वे परमाणु या वे आयन जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्मित होने से वो एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो युग्मित होने के कारण वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जिससे पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाता है। और ऐसे पदार्थों को याद रखना जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को दूर धकेलते हैं या स्वयं चुंबकीय बल रेखाओं से दूर भागते हैं। दूसरे शब्दों में यूं बता दूं आप लोगों को कि ऐसे पदार्थों को जब चुंबक के संपर्क में लाया जाता है तो ऐसे पदार्थ या तो चुंबक को दूर धकेलते हैं या स्वयं ऐसे पदार्थ चुंबक से दूर भागते हैं, तो उन्हें प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। और इसका सामान्य सा एक आप आरेख बनाते हो, डायग्राम बनाते हो भौतिक विज्ञान के अनुसार, कि जैसे ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और यहाँ ये चुंबक का मैं साउथ पोल बना लेता हूँ। इन दोनों के बीच में यहाँ मैं पदार्थ रख देता हूँ, तो यहाँ से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इस प्रकार से इनको यूं दर्शा देता हूं, चुंबकीय बल रेखाओं को। तो याद रखना ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, चुंबकीय बल रेखाओं को ये पदार्थ प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर हटा रहा है, तो ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ का निरूपण है। तो सामान्य सी बात है, ध्यान में रखना। और कुछ प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं और बता देता हूं, जैसे NaCl होता है, आपके H2O होता है और बेंजीन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप सामान्य कोई 2-3 एग्जाम्पल याद रखना, ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एग्जाम्पल होते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की। कौन से पदार्थों की? अनुचुंबकीय पदार्थों की। तो याद रखना वे पदार्थ या वे परमाणु या वे आयन जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे पदार्थ, वे परमाणु, वे आयन जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वे सारे के सारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ याद रखना, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल हम बनाएं, जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल और चुंबक का साउथ पोल, पदार्थ बीच में रखा तो चुंबकीय बल रेखाओं को ये आकर्षित करेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इनके अंदर से गुजरेंगी इस प्रकार से। तो ये आपके अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल हो गया। और वैसे याद रखो उदाहरण के तौर पर, तो O2 होता है, Cu+2 होता है, Fe+3 होता है, CuO होता है और TiO होता है। ये सारे के सारे अनुचुंबकीय आयन, अणु और यौगिकों के उदाहरण हैं। और लास्ट हम बात करें 3rd नंबर पर, तो याद रखना लोह चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं। कौन से? लोह चुंबकीय पदार्थ। नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसे पदार्थ जिनको एक बार आप चुंबक के संपर्क में ले आओगे तो उनमें स्थायी तौर पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, चाहे आप उनको चुंबक से हटा लें। एक बार चुंबक के संपर्क में ले आओगे तो उनमें स्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, भले ही आप ऐसे यौगिकों को और चुंबक से दूर हटा लें, उनमें स्थायी चुंबकीय गुण हमेशा बरकरार रहेगा। और ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर उदासीन Fe, उदासीन कोबाल्ट, उदासीन निकल और एक यौगिक CrO, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे लोह चुंबकीय पदार्थ और परमाणुओं के